गुणवत्ता और तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करी। अब कृषि के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो करीब 70% जो आबादी है वो ग्रामीण है, और चर्चा भी वाजिब है। मेरे साथ संगीता तोमर जी हैं, कृषि विभाग सहायक संचालक। उनसे तमाम सवालों के बारे में जानकारी लेंगे, और धार की जनता के लिए वो सवाल काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि कई तरीके के भ्रम फैलाए जाते हैं। मैम, इस वक्त बात की जाए बीज को लेकर, सबसे पहला सवाल ही मेरा यही रहेगा कि खाद और बीज, जो ये मैसेज कई बार वायरल हो जाता है कि नकली है, इन तमाम चीजों से किस तरीके से किसान निपटे और किन बातों का ध्यान रखे? जी, थैंक यू सर। आज का जो महत्वपूर्ण कृषि का जो विषय है, मैं बेसिकली कृषि के बारे में शुरू से बताना चाहूँगी कि धार में जो खरीफ का जो एरिया है हमारा 5,14,000 हेक्टेयर है, और रबी का जो हमारा एरिया है वो 4.5 लाख हेक्टेयर करीबन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो किसान भाई जो लोग हैं वो 3,29,840 के करीबन किसान हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो सीमांत किसानों की है। लगभग 45% जो किसान है वो सीमांत किसान है। मतलब धीरे धीरे लैंड होल्डिंग कम होते जा रही है, शॉर्ट होते जा रही है, मतलब जमीन का साइज है वो कम होते जा रहा है। वजह मैम? बंटवारा हो रहा है। अच्छा, परिवारों में बंटवारा हो रहा है, इस वजह से है। तो जैसा कि अभी आपने बताया है कि खाद और बीज का, तो बीज का जो मेनली है हमारा मेन जो खरीफ में एरिया आता है सोयाबीन है, और रबी में है हमारा गेहूं है। सोयाबीन का जो एरिया है हमारा लगभग है 3 लाख हेक्टेयर, 3,20,000 हेक्टेयर के करीबन है, और गेहूं का एरिया भी हमारा 3,25,000 हेक्टेयर के आसपास है। बीज की जो व्यवस्था है हमारे कुछ तो हमारी जो बीज उत्पादक समितियां हैं और नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, वहाँ से हम विभागीय योजनाओं के माध्यम से बीज की व्यवस्था की जाती है। आजकल किसान खुद भी अपना बीज तैयार करते हैं, प्रमाणित बीज तैयार करते हैं, तो उसका उपयोग करते हैं। और रही बात खाद की सर, तो वाकई में खाद की थोड़ी समस्याएं आती है। इसके लिए शासन और शासन प्रशासन की तरफ से खाद की व्यवस्था की जा रही है, किंतु क्या होता है कि एक साथ में सबको क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बल्क में सोइंग होती है, तुरंत में सोइंग होती है, तो हमें एक साथ में खाद की ज़रूरत लगती है। तो खाद की धीरे धीरे सप्लाई मूवमेंट चलते रहता है, तो हम उस हिसाब से उसकी किल्लत की अफवाह भी तो आप लोगों को परेशानी में डाल देते हो। हाँ, होती है। उसके लिए शासन और विभाग बिल्कुल सतर्कता से किसानों को समझाइश देके वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। वैकल्पिक उर्वरक जैसे कि डीएपी है, डीएपी की ज़्यादा है, यूरिया की है, तो ये कि डीएपी के स्थान पर टीएसपी का उपयोग करो, क्योंकि टीएसपी जो है वो डीएपी के समान ही कार्य करता है, क्योंकि उसमें 46% फास्फोरस होता है। एसएसपी का उपयोग कर सकते हैं उसमें, कि एसएसपी भी जैसे 16% उसमें फास्फोरस होता है और 12% उसमें सल्फर होता है। मैडम, एक बात बताइए, जैसे इंसान बीमार होता है वैसे ही जो है मिट्टी भी बीमार होती है। मिट्टी का परीक्षण की आवश्यकता लगती है। अक्सर हम देखते हैं कि किसान आते हैं कि हमारी जो फसल है वो जो होना चाहिए उतनी कुंटल नहीं हुई है, उसके पीछे जो असली वजह मानी जाती है मिट्टी की सेहत, तो उसको कैसे आप लोग सलाह देते हैं कि मिट्टी की सेहत सुधारी जाए, और मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है, ये बताइए आप। जी मैम, मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। मिट्टी परीक्षण मतलब जब हम खुद बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर का एक ही सलाह होती है कि पहले जांच कराओ, खून की जांच कराओ, उसके आधार पर ही वो दवाई लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम खाद, किसी फसल में खाद डालना है तो खाद डालने के पहले हमें उस मिट्टी की जांच करना जरूरी है। उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, प्रमुख पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और बाकी के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो उनकी जांच बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर हम खाद को डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी दे दिया, तो उससे क्या होता है कि किसान को एक तो खर्चा भी ज़्यादा लगता है और उत्पादन भी घटता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी डाउन होती है, कम होती है, मतलब लागत भी बढ़ती है। तो मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। मिट्टी परीक्षण के आधार पे ही हम लोग फसलों को हम खाद दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि नाइट्रोजन है, किसी चीज़ में नाइट्रोजन की कमी है तो हम उसको यूरिया से पूर्ति करेंगे, है ना। फास्फोरस की कमी है तो उसको हम सिंगल सुपर फास्फेट से इसकी पूर्ति करेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें मिट्टी परीक्षण करा के ही खाद को देना जरूरी है। मैम, आपने कहा कि पहले मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए, फिर उसके हाँ, एक और सर, हर 3 साल में किसान भाइयों को मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। वही सवाल था मेरा, क्या समझाइश देते हैं आप लोग किसानों के बीच जाके कि ये फसल उगाएं
तो ये बेहतर होगा, उपजाऊ भी ज़्यादा होगी और मिट्टी की सेहत भी ठीक रहेगी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादा पैसों के चक्कर में मिट्टी की जीवन जो रहता है उसको छोटा कर देते हैं। बिल्कुल, हमारे जो फील्ड स्तर पे प्रत्येक विकासखंड स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, उनके माध्यम से हम लोग किसानों को समझाइश देते हैं कि मिट्टी की जांच कराएं। अभी पहले केवल जिला स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला थी, अभी प्रत्येक विकास खंड पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित हो गई है, जिसमें हमारे जो युवा उद्यमी नए लड़के हैं उनको रखा गया है, जो कि बीएससी एमएससी किया हुआ है, जो कि पर्टिकुलर सस्य विज्ञान और अपना सॉइल साइंस से एमएससी किया है, उनको पात्रता के आधार पर रखा गया है। वो लोग ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, उनके माध्यम से नमूनों का कलेक्शन करते हैं और उनका विकास खंड स्तर पर ही परीक्षण करके किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराते हैं। उस सॉइल हेल्थ कार्ड में सभी प्रकार के पोषक तत्व किसानों का, जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है मरीज का, उसी प्रकार मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड होता है। उसी के आधार पे हमारे जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। मैडम एक बात बताइए कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कौन सी खेती जरूरी है, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि लगातार जो है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की भी सेहत खत्म होती है, जो फसलें होती हैं वो भी सही नहीं होती और आदमी जब उन फसलों को अपन क्रॉप्स खाते हैं, गेहूँ है, ये सोयाबीन है, तो कई बीमारियों को जो है वो जन्म देती है। तो कौन सी खेती आप सजेस्ट करेंगी? जी, ये तो सभी को पता है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती बहुत जरूरी है। जैविक खेती मतलब कि जीव, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, गोबर की खाद, इससे। प्राकृतिक खेती का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से, जैसे कि जीवामृत है, घनामृत है, मतलब प्राकृतिक सोर्स का उपयोग करके, जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुछ किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो, चूंकि अभी जैसे पर्यावरण को बनाए रखने के लिए अभी एक मुहिम चली है कि वृक्षारोपण करो। वृक्षारोपण के साथ ही हमें नेचुरल तरीके से भी खेती करना है, ये नहीं कि मतलब खाद का ही बहुत ज़्यादा उपयोग करें। हमें अपनी शुरुआत हमसे करना है, स्वयं से करना है। प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करो, प्राकृतिक खेती करो। और चूंकि हम सभी लोग अब कहीं ना कहीं हम अपने घरों में भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो शुरुआती तौर पर अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को यही कहना है कि प्राकृतिक संसाधन, जैविक खेती का ही उपयोग करना है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी सुधरेगा और पर्यावरण को भी हम बचा सकेंगे। क्या संतुलित उर्वरक का उपयोग जरूरी है मैम? बिल्कुल, संतुलित उर्वरक का उपयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार हम लोग एक डाइट वाली अपने लिए थाली तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग दाल, चावल, सब्जी, एक हरी सब्जी होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, एक ये परफेक्ट भोजन कहलाता है। उसी प्रकार हमारे जो उर्वरकों में भी एक संतुलित, यानी कि डीएपी और यूरिया ही डाल दिया तो मिट्टी हेल्दी हो गई, ये नहीं है। हमें उसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी उपयोग करना है, जिससे हमारी फसल को सभी प्रकार के पोषण मिल सके। इसको लेकर कोई कैंप लगाते हैं, किसानों को बीज जाते हैं, उनको समझाइश देते हैं कि इस तरीके से आपको तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है फसल लगाते वक्त? बिल्कुल, इसके लिए विकासखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी कृषक संगोष्ठी आयोजित की जाती है, कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से। उसमें कैंप लगाकर प्रचार प्रसार करके इसका उपयोग की सलाह दी जाती है। ये आदिवासी इलाका है, काफी चुनौतियां रहती होगी आपको समझाइश देने में। कुछ बताइए, आपके किसानों के पास जाते हैं तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि हम वो जो परंपरा चली आ रही है उसी पर वो काम करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि ट्राइबल बेल्ट में थोड़ी समस्याएं आती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि शुरू में जो हमारे पूर्वज लोग थे वो प्राकृतिक खेती करते थे, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन में वृद्धि होने लग गई, खाद की उपलब्धता होने लग गई। शुरुआत में क्या होता है कि सभी को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके अच्छा उत्पादन लेने का हो जाता है कि भाई इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा, लेकिन सभी लोग इस तरह से करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी खराब होगा। तो उसके लिए समझाना की ज़रूरत ये है कि मतलब शुरुआत में आप लोग चूंकि पारंपरिक जो बीज है, पारंपरिक जैसे गोबर की खाद है, इसका उपयोग करो, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो ये किसान शुरू में नहीं समझता है, लेकिन उसका प्रयोग करके कुछ संस्थाओं को भी, कुछ संस्थाएं हमारे मालवा बेल्ट में, मालवा और हमारे निमाड़ बेल्ट में संस्थाएं काम कर रही है, तो उनके माध्यम से भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और उनको एक प्रयोग करा के बताते हैं कि भाई जैविक और प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करने से आपकी उत्पादन में वृद्धि होगी और पर्यावरण भी इससे संतुलित रहेगा। मैडम, ये जैविक खेती की शासन के द्वारा क्या कोई योजनाएं संचालित है और कितनी तरह की योजनाएं संचालित है? क्योंकि ऐसा किसानों को भी है कि जैविक खेती करते हैं तो फसल महंगी पड़ती है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो शासन की कोई योजनाएं संचालित है? हाँ जी मैम, शासन की कृषि विभाग में 2 योजनाएं हैं। एक है परंपरागत कृषि विकास योजना और दूसरी है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना है। परंपरागत खेती योजना की अभी शुरुआत हमारे जिले में 3 क्लस्टर है। एक धर्मपुरी में है जो 1100 हेक्टेयर में है, और एक कुक्षी में है जो कि 500 हेक्टेयर में किया गया है। लगभग हमारे 2000 किसान जिले में जुड़े हुए हैं। पिछले 1 साल से ये योजना संचालित है। इसी प्रकार हमारी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना है, आत्मा के माध्यम से संचालित है। इसमें जो कृषि सखी है उसके माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती, जीवामृत, घनामृत, बीजामृत का कैसे उपयोग करना है, इसके लिए प्रशिक्षण देके हमारे किसान भाइयों को हम लोग, हमारे जो जिले की 65 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें इनको प्रशिक्षण देके प्राकृतिक खेती को कैसे उपयोग करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये 2 योजनाएं संचालित है। रासायनिक उर्वरक डीएपी का कोई विकल्प है? क्योंकि आप खुद कह रही थी कि उसको ज्यादा इस्तेमाल करने से वो हाँ बिल्कुल, रासायनिक उर्वरक डीएपी का विकल्प बहुत है, जिसमें से मेन है टीएसपी है, जिसमें 40% फास्फोरस होता है। इसके अलावा एसएसपी है जिसमें 16% फास्फोरस होता है। एसएसपी से हम लोग 16% फास्फोरस दे सकते हैं, 12% उसमें सल्फर दे सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को आजकल नैनो डीएपी का उपयोग हो रहा है। नैनो डीएपी हम लोग दे सकते हैं जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और उसमें भी नैनो डीएपी में भी 8% हमारा नाइट्रोजन है और 16% हम इसको फास्फोरस के रूप में दे सकते हैं। 12-32-16 है, 20-20-0 है, बहुत सारे विकल्प है जो हम लोग को डीएपी के स्थान पर इसको वैकल्पिक रूप में ये वाले उर्वरकों को उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। मैडम, ये बताइए कि जो किसान हैं वो हमको सुन रहे हैं, तो क्या सलाह देंगी किसानों को? जी, मेरे किसान भाइयों को यही मैं सलाह देना चाहूँगी कि हम लोग शुरुआती तौर पर कम से कम 1 एकड़ में हम लोग प्राकृतिक खेती करेंगे और 1-8 बीघा में हम लोग अपना मिलेट, अभी शासन मिलेट की तरफ अग्रसर है, और हमारे पूर्वज तो पहले से ही मिलेट, जिसको श्री अन्न बोलते हैं, कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा है, इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी का जो ज़माना है, हम लोग जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं उसमें हमें शुद्धता की बहुत कमी है, शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है। अभी आज की जो जनरेशन है, हो क्या रहा है, आज की जो जनरेशन है वो जो निम्न वर्ग के हैं वो पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ भोजन में जा रहे हैं, मिडिल वाले हैं वो मतलब हमारा कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरे का आटे का उपयोग करते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि हमें कुछ न कुछ हमें भोजन में ज्वार, बाजरे और मिलेट को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक भोजन है ये। तो प्राकृतिक भोजन की तरफ हमें जाना है, इसमें कम खाद लगता है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में हमें अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छे मिलेट और ज्वार बाजरे की तरफ अग्रसर होना है और अच्छे खाद्य पदार्थ का उपयोग करके हमें बीमारियों से दूर रहना है और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मोटा अनाज का आप जिक्र कर रही थी, सरकार की तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? धार में बात की जाए तो हाँ, विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना है, इसके अंतर्गत प्रचार प्रसार करके किसानों को हम लोग बीज भी उपलब्ध करवाते हैं। कुछ किसानों को हमने डही, कुक्षी में बीज उपलब्ध करवाया है। इसका व्यापक प्रचार हेतु हमने कृषक प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए हैं, मेला भी आयोजित किया गया है। मेले में हम लोगों ने डिस्प्ले में हमने कि ये क्या तरीके, क्या होता है अनाज, क्या होता है मिलेट, क्या होता है श्री अन्न, क्या होता है, इसके बारे में बताया, इसके फायदे और कुछ व्यंजन भी हम लोगों ने अपनी प्रदर्शनी में रख के इसको बताया है, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई उपयोग कर सके। हम खेती के लिए सबसे आवश्यक होता है पानी। जी,
धार वो जिला है जहाँ पे माँ नर्मदा गुजरती है, लेकिन वो कुछ इलाके हैं। जी। बाकी के उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर है सिंचाई के लिए? जी, आपने जैसे बताया कि वाकई में पानी की खेती के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ सिंचित जो एरिया है लगभग 4,29,000 हेक्टेयर है। उसमें हमारा जो माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई जिसको कहा जाता है, ड्रिप स्प्रिंकलर का उपयोग बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि कम पानी में हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर का, जिसका कि ई कृषि अनुदान पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल से हम लोग पंजीयन करके इस किसान इसका जो बड़े किसान है वो 45% इसको लाभ मिलता है और छोटे किसानों को 55% लाभ मिलता है सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत। लगभग हमारे जिले में 15 से 20% किसान हैं जो मनावर और धर्मपुरी वाले हैं, जो नर्मदा क्षेत्र के किसान हैं, जो 15 से 20% किसान हैं जो सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं। मैडम, क्या रासायनिक खेती का विकल्प जैविक खेती है? बिल्कुल, रासायनिक उर्वरक का विकल्प जैविक खेती है मैडम, क्योंकि जैविक खेती में क्या होता है कि हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होता है। उसमें हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भूमि की जल धारण क्षमता भी हमारी बढ़ती है, पीएच मेंटेन रहता है, सॉइल एल्कलिनिटी से बचती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्राकृतिक और जैविक खेती बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है इसका। लंबे समय से आप काम कर रही कृषि के क्षेत्र में सर, सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी योजनाएं और शुरू होना चाहिए कि जिससे और बेहतर हो सके किसान का जीवन? सरकार की तरफ से सर, मैंने जैसा अभी बताया है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। ये तो आप सरकार की बात बता, आपकी हाँ। तरफ से आपको क्या लगता है कि और बेहतर होने के लिए? हाँ, और बेहतर होने के लिए हमारे जितने किसान भाई हैं सभी लोगों को एक तो पशुपालन करना बहुत ज़रूरी है, किसान भाइयों को, जिससे पशु के जो अवशेष है उससे वर्मी कंपोस्ट वो खुद बना के उसका उपयोग अपने खेत में, अपनी बागवानी में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी आजकल बायो फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं, तो वो बायो फर्टिलाइज़र का भी उपयोग करके हम लोग जैविक खेती को इसको बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता तोमर जी, सहायक संचालक कृषि विभाग। कृषि के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसान किन बातों का ध्यान में रखे और उसके हिसाब से खेती करेगा तो वो खेती उसके लिए भी लाभदायक होगी और आम इंसान के लिए भी लाभदायक होगी। क्योंकि इस वक्त बात की जाए जो खाद, बीज, ये तमाम चीजें जो हैं वो नकली भी आ रही है और उसके कारण आम इंसान को भी नुकसान उठाना पड़ता है और किसानों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।